हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे और हमारे ऑप्टिक सीरीज से अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से आप कर रहे होंगे। ऑप्टिक सीरीज में लेक्चर 4 तक हम पब्लिक कर चुके हैं, जिसमें प्रकाश का परावर्तन, उसकी पूरी थ्योरी, उसके न्यूमेरिकल सेलेक्टेड क्वेश्चन हम बता चुके हैं। अभी अपवर्तन की जानकारी पूरी एक लेक्चर में नहीं हो पाई है, बहुत कुछ जानकारी अभी और देना है। अपवर्तन से जुड़ी तमाम ऐसी भी घटनाएं हैं जिनमें से अधिकांश घटनाओं का प्रयोग करके भी हम आपको दिखाएंगे और अपने व्हाइट बोर्ड पे उसकी व्याख्या भी करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि हर लेक्चर में तो सर हमको व्हाइट बोर्ड पे मिलते थे, आज यहाँ पे टेबल और चेयर पे मिले हैं। आपको पता है, छोटा सा प्रैक्टिकल करके हम आपको दिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, और बाद में उसी की व्याख्या व्हाइट बोर्ड पर भी हम करेंगे। सामने आप देख रहे हो बीकर है, बीकर में ट्रांसपेरेंट वाटर भरा हुआ है। हमारे पास एक लेजर लाइट यहाँ पे है और एक पेंसिल यहाँ पे है। इसके माध्यम से कुछ प्रयोग करके दिखाने जा रहे हैं। इस बीकर में जो पानी भरा है पारदर्शी है, इसमें हम क्या करेंगे, लेजर लाइट के माध्यम से हम इसमें क्या लाइट डालेंगे। इस लेजर लाइट के माध्यम से हम बीकर के अंदर लाइट डाल रहे हैं। आप देख रहे हो पानी के अंदर से गुजर के एक जगह पे फोकस हो रहा तली के आसपास। और अगर हम पानी को हिलाएं, ठीक, तो आप देख रहे हो जहां फोकस हो रहा था वो पॉइंट भी आपका यहाँ पे क्या हिल रहा है। अगर आपसे पूछे क्यों हिल रहा है, तो सीधी सी बात, जिस माध्यम में से होकर प्रकाश किरणें गुजर रही हैं, जब वो माध्यम डिस्टर्ब होगा तो इसके भीतर से गुजरनी तरंगें भी क्या डिस्टर्ब होंगी, इससे फोकस पॉइंट भी क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। और इसीलिए आप देख रहे हो कि फोकस पॉइंट भी आपका जहां पे फोकस हो रहा है वो भी आपका हिलता हुआ नजर आ रहा है। सामने एक पेंसिल आप देख रहे हो, बिल्कुल सीधी, कहीं टूटी तो नहीं है ना। अगर इस बीकर में जो पानी भरा हुआ है इसमें हम पेंसिल डाल रहे हैं, आप देखो, ये लो, ध्यान से देखना, अब तो टूटी हुई नजर आने लगी। तो क्या पानी में डालते ही पेंसिल टूट गई? जी नहीं, आप पेंसिल बिल्कुल देखो, बिल्कुल सीधी है। तो पानी में डालने पर ये पेंसिल टूटी हुई क्यों नजर आती है, इस क्यों का जवाब भी व्हाइट बोर्ड पे हम देने जा रहे हैं। और बाकायदा हम आपको ये भी समझाएंगे कि वास्तविकता क्या होती है कि जब पेंसिल को हमने यहाँ पे डाला, पेंसिल की जो नोक है, वो तो नोक तो वास्तव में सीधे बर्तन की तली में जाके आपका बैठ गई। लेकिन आप जब इसको देख रहे हो तो जानते हो नोक यहाँ पे नहीं, नोक कुछ ऊपर आपका दिखाई पड़ती है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे पेंसिल हमको यहाँ पे क्या टूटी हुई नजर आती है। हम व्हाइट बोर्ड पे इसको समझाने जा रहे हैं। चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे। अभी आपने देखा था एक पेंसिल को हमने पानी भरे बीकर में डाला था, वो पेंसिल टूटी हुई सी दिख रही थी। देखो पेंसिल टूटी नहीं थी, उसी की व्याख्या हम यहाँ पे करने जा रहे हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे। आप टॉपिक पहले देखना, द्रव में रखे वस्तु की आभासी गहराई। ये कोई बर्तन ट्रांसपेरेंट है, कोई ट्रांसपेरेंट लिक्विड भरा हुआ है, पानी मान लो, आसानी से उपलब्ध है, फ्री में उपलब्ध है। मान लो कोई वस्तु है और उसको हमने बर्तन की तली में यहां पे रखा। वस्तु को इंग्लिश में आप क्या ऑब्जेक्ट बोलते हो, पहला वर्ड क्या ओ, हमने यहां पे रखा। अब आप जानते हो वस्तु से अनेकों किरणें निकलेंगी। वस्तु से इधर भी किरण निकलेगी, इधर भी निकलेगी, इधर भी निकलेगी, इधर भी निकलेगी, हर तरफ निकलेगी। हम उन किरणों को लेंगे जिनके बारे में हमको नियम मालूम है। आपको दिखाएं, वस्तु से हमने एक किरण को निकाला ऐसे सीधे, ये ठीक। और आप जानते हो जब ये किरण यहां पहुंची सीधे ऐसे, ठीक, तो आप जानते हो यहां पे माध्यम क्या बदल रहा है। ये एक ऐसा पृष्ठ है जो दो माध्यमों को पृथक कर रहा है। ऊपर का माध्यम क्या वायु है और नीचे का माध्यम क्या जल है। तो ऐसी कंडीशन में दो माध्यमों को पृथक करने वाला पृष्ठ है। लेकिन इस पर जब प्रकाश किरण पड़ी तो आप जानते हो पृष्ठ की अवलंबोत पड़ी, और जब अवलंबोत पड़ी तो आपतन कोण का मान कितना, 0, तो अपवर्तन कोण का मान क्या होगा, 0। ये प्रकाश किरण बिल्कुल सीधी ऊपर निकल जाएगी ऐसे। ये एक दूसरी किरण लेते हैं, मान लो इसी से निकली, ये लो, यहां से ऐसे गई, ये तिरछी वस्तु से निकली, यहां पे पहुंची बिंदु ए पे। आप पूछोगे यहीं तक क्यों खींचा, आगे क्यों नहीं खींचा? तो आगे कैसे खींच दे, अभी आप देख रहे हो ये आपका जो ऊपरी पृष्ठ है, दो माध्यमों को पृथक करने वाला पृष्ठ है। ऊपर का माध्यम क्या वायु है और नीचे का माध्यम क्या पारदर्शी द्रव जल। तो ऐसी कंडीशन में माध्यम बदल रहा है ना, और जब माध्यम बदलेगा तो प्रकाश किरण अपने मार्ग से क्या होगी, विचलित होगी, और सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश किरण जा रही है, निश्चित रूप से अभिलंब से दूर हटेगी। तो दूर तो बाद में हटाएंगे, पहले यहाँ पे अभिलंब देखो क्या होगा। तो यहाँ पे अभिलंब के लिए आप एक काम करो, ऐसे डॉटेड लाइन खींच दो ऐसे, ये लो, ये अभिलंब हो गया। ये बिंदु ये क्या कहलाएगा, आपतन बिंदु कहलाएगा, और ये आपतन बिंदु पर क्या अभिलंब हो गया। अब ये माध्यम क्या सघन जल है ना, और ये माध्यम का विरल वायु है। तो आप जानते हो सघन से विरल में जाएगी प्रकाश किरण, अभिलंब से दूर हटेगी। देखो अगर दोनों माध्यम बराबर होता तो स्केल ऐसे रख के और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हमने खींच दिया होता। लेकिन ये सघन, ये विरल, सघन से विरल में जाएगी, अभिलंब से दूर हटेगी। तो आप जानते हो ये प्रकाश किरण आपका इधर से निकल के ये गई। आप देखो अभिलंब से दूर हटी कि नहीं हटी। अब ऐसी कंडीशन में
अगर आपसे पूछे प्रकाश किरण कहां से आ रही होगी, तब तो वही नियम लगाओगे, प्रकाश तो सीधी रेखा में चलता है। तो यहां से स्केल आपने रखा और सीधे इसको आप पीछे ऐसे बढ़ाओगे ऐसे, और आप हमसे कहोगे कि सर ये प्रकाश किरण जो अपवर्तित प्रकाश किरण है वो यहां से आती हुई हमको प्रतीत हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वस्तु यहां पर है वो वस्तु यहां पे रखी हुई प्रतीत हो रही है। आप जानते हो जहां पे रखी है वहां पे नहीं दिख रही है, वहां से कुछ ऊपर दिख रही है। और यही काम पेंसिल के साथ हुआ था। जब पेंसिल को हमने तिरछा ऐसे रखा था तो उसकी नोक नीचे थी, लेकिन जब साइड से आप देख रहे थे तो उसकी नोक यहां पे नहीं दिख रही थी, उसकी नोक यहां के बजाय यहां पे दिख रही थी, और इसीलिए पेंसिल आपको क्या टूटी हुई नजर आ रही थी। हम यहां पे कैलकुलेशन करके आपको यह भी दिखाएंगे कि कितना ऊपर ये हमको दिखाई पड़ेगी वस्तु। आप सुनो, प्रतिबिंब जो बना, मान लो आपका जो ऊपरी पृष्ठ है, दो माध्यमों को पृथक करने वाला पृष्ठ है, वहां से मान लो स्मॉल एच गहराई पर बना ऐसे, ये ठीक। मतलब आप ये मान के चलो कि जो द्रव का पृष्ठ है उससे स्मॉल एच गहराई पर प्रतिबिंब बन रहा है, और दो माध्यमों को पृथक करने वाला जो पृष्ठ है, जल का जो ऊपरी पृष्ठ है, उससे कैपिटल एच गहराई पर वस्तु रखी हुई है। तो हम ये भी आपको बताएंगे जब तिरछा आप देखोगे तो वस्तु अपने मूल स्थान से कितना ऊपर दिखाई पड़ेगी, मतलब ओ से लेके आई तक की दूरी कितनी होगी। सिंपल सा, कैपिटल एच में से स्मॉल एच घटा दो, ओ से लेके आई तक की दूरी निकल आएगी। लेकिन ओ से लेके एच तक की दूरी निकले कैसे, आपको यह देखना है, या फिर कैपिटल एच का मान स्मॉल एच का मान हम निकालें कैसे, आपको यह देखना है। आप एक काम करो, यह कौन सी किरण है, आपतित किरण, और आपतित किरण अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे हम क्या कहते हैं, आपतन कोण। तो ऐसी दशा में यह कोण आपका हो गया आपतन कोण आई, और यह अपवर्तित किरण है। अपवर्तित किरण अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे हम क्या बोलते हैं, अपवर्तन कोण, और यह क्या हो गया, स्मॉल आर हो गया। अब ऐसी कंडीशन में आप देखना, अगर आपसे कहें ये आपका आपतन कोण आई हो गया, इसको आप नीचे यहां तक ले आओ ऐसे, ये ठीक। अब इस कंडीशन में अगर आप देखोगे, अगर मान लो आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण स्मॉल आर के मानों को अति अल्पतम माने। देखो मैथ का एक पोर्शन है कैलकुलस, आप सभी ने पढ़ा हुआ है, जो बायो के बच्चे हैं उनको भी जो जानकारी हम देने जा रहे हैं जानकारी उनके लिए जरूरी है। जानते हो कोण को हम अक्सर क्या थीटा से भी लिखते हैं। थीटा के अति अल्पतम मानों के लिए जानते हो थीटा टेंड्स टू जीरो अगर है, टेंड्स टू जीरो का मतलब क्या, थीटा का मान इतना कम कि जीरो की अग्रसर है, बस अब जीरो की तब जीरो, लेकिन जीरो नहीं। अगर जीरो होता तो थीटा बराबर जीरो लिखा गया होता। तो आप समझना, अगर थीटा टेंड्स टू जीरो है तो ऐसी कंडीशन में साइन थीटा बराबर क्या होता है, थीटा। कैसे होता है, मैथ में जो बच्चे लिए होंगे, मैथ के सर ने आपको डेरिवेशन कराया होगा, लगभग आधे पौन पेज का डेरिवेशन है, आप वहां पे समझ जाओगे। फिलहाल यहां पे कैसे होता से मतलब नहीं, आप खाली इतना समझो यहां पे कि अगर थीटा का मान अगर जीरो की ओर अग्रसर है, मतलब जीरो नहीं है, जीरो की अग्रसर है, बस अब जीरो की तब जीरो। जैसे मान लो कोई आदमी है, बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट है, अब गया कि तब गया, अब कोई पूछे क्या हाल है, तो अब ये भी नहीं कह सकते जिंदा है, ये भी नहीं कह सकते मुर्दा, उल्टी गिनती चल रही, जब भी खराब सूचना आ जाए। जीरो की ओर अग्रसर है मतलब क्या, मरने की ओर अग्रसर है, लेकिन ये भी नहीं कह सकते वो मर चुका है। तो वही कंडीशन यहां पर भी आप समझना, ठीक है। अगर थीटा टेंड्स टू जीरो है तो ऐसी कंडीशन में साइन थीटा बराबर क्या होता है, थीटा। और अगर थीटा टेंड्स टू जीरो हो तो cos थीटा बराबर क्या होता है, 1। और आप ये भी जानते हो साइन थीटा बटे cos थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा, और थीटा बटे 1 बराबर क्या होगा, थीटा। तो इस आधार पर आप ये भी कह सकते हो कि अगर थीटा टेंड्स टू जीरो है तो tan थीटा बराबर भी क्या होगा, थीटा। अब इन दोनों बातों को आप मिलाओ, साइन थीटा बराबर क्या, थीटा, कब, जब थीटा टेंड्स टू जीरो है, और tan थीटा बराबर भी थीटा, कब, जब थीटा टेंड्स टू जीरो है। तो ऐसी कंडीशन में दोनों बातों को अगर आप मिलाओगे तो आप यूं कह सकते हो कि अगर थीटा टेंड्स टू जीरो है तो ऐसी कंडीशन में साइन थीटा और tan थीटा दोनों के मान क्या बराबर होंगे, और जो कि बराबर क्या हुआ, थीटा। यानी आवश्यकता अगर पड़ जाए तो हम साइन थीटा की जगह पे tan थीटा का प्रयोग कर सकते हैं, या tan थीटा की जगह पे साइन थीटा का प्रयोग कर सकते हैं। इस बात को लेते हुए हम यहां पे आते हैं, मान लो जो आपतन कोण स्मॉल आई है इसको हम अति अल्पतम मान लें, और अपवर्तन कोण जो स्मॉल आर है इसको भी हम अति अल्पतम मान लें। अति अल्पतम का मतलब क्या, आई टेंड्स टू जीरो, आर टेंड्स टू जीरो। तो आप जानते हो अगर आई टेंड्स टू जीरो होगा तो साइन आई बराबर क्या हो जाएगा, आई के, और जो कि बराबर क्या होगा, tan आई के। अभी आपने समझा। अच्छा, और tan आई बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। अब यहां पे लंब और आधार कैसे निकाला जाए, तो उसके लिए आप एक काम करना, पहले आप देखो ये आपका इक्वल हो गया। देखो ये कोण कितना है, आई, तो अगर ये कोण आई होगा तो निश्चित रूप से ये भी कोण कितना होगा, आई। भाई आप जानते हो ऐसे लाइन गई, ये वर्टिकल ये वर्टिकल, तो अगर ये आई है तो ये भी क्या होगा, आई होगा। अच्छा, उसी प्रकार से आप आगे देखना, ये कोण अगर आर है तो यही तो स्ट्रेट लाइन सीधे आया है, वर्टिकल से कितना बना रहा है, आर, तो ये भी कोण क्या होगा, स्मॉल आर होगा। अब ऐसी कंडीशन में आप देखना,
tan i बराबर क्या, लंब बटे आधार। तो पहले जब i लोगे तो ये, अच्छा आप जानते हो साइन कास टेन से कासे के किसमें लगता है, समकोण त्रिभुज में लगता है। तो अगर यहाँ पे i लिखा है, tan i लिखा है, i आपका कोण ये बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज कौन सा होगा, ये यहां से लेके यहां तक ये। हम ट्रायंगल का नाम ले लें ACO। ACO ये समकोण त्रिभुज है, ये कोण क्या, i हो गया। तो ऐसी कंडीशन में कोण के सामने भुजा क्या होती है, लंब। तो लंब का नाम क्या हो गया, AC। आप देखो ठीक, और बटे आधार, तो आधार के नाम पे कौन, OC, और OC कितना है, कैपिटल H। आप देखो ये हो गया। अच्छा उसी प्रकार r टेंड्स टू 0 पे, आप जानते हो r यही तो है, आप जानते हो साइन r बराबर क्या, r बराबर क्या, tan r। और जब यहां पे r लोगे तो कौन सा समकोण त्रिभुज पकड़ोगे, आप देखना इसमें ACI, ये समकोण त्रिभुज। ठीक, ये कोण कितना r, कोण के सामने भुजा लंब होती है, लंब कितना हो गया AC, और आधार कितना हो गया CI, और CI का मान कितना, स्मॉल h। तो आप देखो AC अपान स्मॉल h। इस प्रकार से आप देखो साइन i का मान निकला है AC अपान कैपिटल H, साइन r का मान निकला है AC अपान स्मॉल h। देखो प्रकाश किरण यहां पे वायु से जल में नहीं आ रही है, बल्कि जल से कहां जा रही है, वायु में जा रही है। तो जब अपवर्तनांक की बात आएगी तो यहां पे ANW नहीं लोगे, बल्कि आप WNA लोगे। तो आप यूं कह सकते हो, स्नेल के नियमानुसार, आप देखना स्नेल के नियमानुसार, ठीक, WNA। आप देख रहे हो हमने WNA यहां पे क्यों लिखा, इसलिए क्योंकि प्रकाश किरण जल से निकलकर वायु में जा रही है। अगर प्रकाश किरण वायु से जल में आती तो हम यहां पे क्या ANW लिखते हैं। आगे चलो, स्नेल का नियम लगाना है, साइन i अपान साइन r, तो साइन i अपान साइन r हो गया यहां पे। अब आगे देखना, साइन i का मान कितना है, AC अपान कैपिटल H। तो यहां पे हो गया AC अपान कैपिटल H, अपान करो। फिर यहां पे साइन r, इसकी वैल्यू कितनी, AC अपान स्मॉल h, ये हो गया। अब देखो क्या कैंसिल हो रहा है, तो आप जानते हो AC से AC कैंसिल हो गया, स्मॉल h ऊपर चला जाएगा, कैपिटल H नीचे आ जाएगा। तो आप यहां पे देख रहे हो स्मॉल h अपान कैपिटल H, ये निकल आया। आप ये भी जानते हो WNA दैट इज इक्वल टू 1 अपान ANW, या इसी को अगर आप चाहो तो 1 अपान सीधे NW भी लिख सकते हो। आप जानते हो वायु के सापेक्ष किसी भी माध्यम के अपवर्तनांक को उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप सुनो, यहां पे 1 अपान ANW दैट इज इक्वल टू स्मॉल h अपान कैपिटल H, ये हो गया। अब अगर आपसे पूछे स्मॉल h बराबर क्या होगा, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहां पे, तो यहां पे हो जाएगा ANW इंटू स्मॉल h दैट इज इक्वल टू कैपिटल H। ठीक, तो स्मॉल h बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल H अपान ANW, ये स्मॉल h का मान निकला। मतलब द्रव या जल जो भी कहो, उसके स्वतंत्र पृष्ठ से स्मॉल h गहराई पर प्रतिबिंब बनेगा। हमको तो ये पता करना ना कि जहां पे वस्तु है उसकी तुलना में कितना ऊपर दिखेगा, मतलब OI हमको चाहिए। तो OI बराबर क्या हो जाएगा, आप देखना CO माइनस CI, CO माइनस CI। अच्छा CO की वैल्यू कितनी, कैपिटल H, और CI की वैल्यू कितनी, स्मॉल h, और ये कितना हो गया OI। ठीक, आप एक काम करो फिर, OI दैट इज इक्वल टू कैपिटल H माइनस, और स्मॉल h का मान अभी आपने निकाला, कैपिटल H अपान ANW, या आप यूं भी कह सकते हो OI, यहां पे H कॉमन ले लो, तो यहां पे आपका हो जाएगा 1 माइनस 1 अपान ANW। आप आगे देखना, इसको आप पैक कर दो ऐसे, ये ठीक। तो ये आपका फार्मूला निकल के आया कि जहां पे वस्तु है वहां से कितना ऊपर दिखेगी। अगर आपको निकालना हो तो कैपिटल H और ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपान ANW, या साफ साफ अगर आपको लिखना हो तो आप इधर भी लिख सकते हो, आप यहां पे OI दैट इज इक्वल टू कैपिटल H, और यहां पे 1 माइनस 1 अपान ANW को, चाहे फिर अगर आप चाहो तो NW भी कह सकते हो, जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक। ये फार्मूला आपका हो गया, इस पे आपको न्यूमेरिकल भी मिल सकता है। अब आगे चलते हैं, प्रकाश किरणों का पार्श्विक विस्थापन, लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लाइट वेव या लाइट रेज। अपने प्रैक्टिकल टेबल पर आकर हम आपको ये समझाने जा रहे हैं कि देखो प्रकाश किरणें स्वयं नहीं दिखती हैं, लेकिन वस्तुओं को देखने में सहायक होती हैं। इनके मार्ग में जो भी कण आते हैं उसको चमकाती हैं, उनसे प्रकाश किरणें रिफ्लेक्ट होती हैं, हमारे आपके नेत्रों पर पड़ती हैं, रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, हम वस्तुओं को देख पाते हैं।
तो प्रकाश किरणें खुद नहीं चमकती हैं, लेकिन रास्ते में पड़ने वाले कणों को चमकाती हैं, जिससे कि हम उनको देख पाते हैं। समझाने के लिए अब देखना, हमारे पास कांच का एक गुटका है, ये भी कांच का गुटका है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। ये आपका 100% ट्रांसपेरेंट है, नियर अबाउट, ठीक, और ये आपका 100% ट्रांसपेरेंट नहीं है। हम जानते हो प्रकाश किरणों को इसके भीतर से भी गुजर जाएगा, इसके भीतर से भी गुजर जाएगा, लेकिन जब इसके भीतर से गुजरेगा तो गुजरने का मार्ग नहीं दिखेगा, क्योंकि नियर अबाउट 100% यहाँ पे क्या ट्रांसपेरेंट है ये। और इसके भीतर से जब गुजरेगा तो गुजरने का मार्ग दिखेगा। और आप जानते हो प्रकाश किरणें स्ट्रेट लाइन में जाती है, सीधी रेखा में जाती हैं, सीधी रेखा में जाती हुई भी दिखाई पड़ेंगी। कैसे? सामने आप देखना, अपने टेबल पे इसको हम रखते हैं, ये हमारा लेजर अरेंजमेंट हो गया, इसको हम ऑन करेंगे, आप देखो हल्की बीम दिख रही होगी, इससे लाइट निकलेगी। और अभी सामने इसको हम रखेंगे, जानते हो ठीक अब लंबवत इसके ऊपर डालेंगे, आप देखोगे सीधे गुजर जाएगी, क्योंकि अब जानते हो 100% यहाँ पे क्या ट्रांसपेरेंट है, तो गुजरते हुए उसका रास्ता इसमें नहीं दिखेगा। और यहाँ पे इसको रखेंगे, ये 100% ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो इसमें से भी गुजरेगी, बिल्कुल सीधी गुजरेगी, अब लंबवत पड़ रही है, अपने मार्ग से विचलित नहीं होगी, लेकिन इसके भीतर से गुजरते हुए इसका रास्ता भी हमको दिखेगा। क्यों? क्योंकि 100% ट्रांसपेरेंट ये नहीं है। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, आपतन कोण के मान को यहाँ पे क्या चेंज करेंगे, तो इस प्रकार से आप जानते हो अपवर्तन कोण का मान भी क्या होगा, चेंज होगा। और इसी पे आपको समझाएंगे कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये भी आप देखोगे, ठीक। तो हम समझाने के लिए लाइट ऑफ करने चल रहे हैं। अब आप देखना, लेजर लाइट के ठीक सामने यहाँ पे हमने इसको रखा, जो हमारा 100% ट्रांसपेरेंट था। आप देख रहे होगे यहाँ पे कि यहां से लाइट आई और सीधे यहां तक आई और सीधे यहां से दिख रही है, इसके अंदर आपका नहीं दिख रहा है यहाँ पे ये, क्योंकि 100% ट्रांसपेरेंट है। हमने इसको रिप्लेस किया और इसकी जगह पे इसको रख दिया, आप देख रहे हो हल्की सी लाइट आपको इसके भीतर से गुजरती हुई दिख रही है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि रास्ते में जब कोई कण पड़ा तो उसको इसने क्या किया, प्रकाशित किया। इस प्रकार से आपने देखा कि इसके भीतर जब प्रकाश किरणें गुजरी तो आप जानते हो बीच में उसका मार्ग भी आपको दिख रहा है, और ये 100% चूंकि ट्रांसपेरेंट था तो इसको रखने पर बीच का मार्ग यहाँ पे नहीं दिख रहा था। अब इसको हम हटाते हैं, ठीक, इसको हमने ऐसे रखा इस प्रकार से। अब इस समय आप जैसे देख रहे हो ऐसे, ठीक, आपतन कोण का मान क्या 0 है, क्योंकि ये जो आपका पॉइंट है ये, इसको हम क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। और ये हमारी जो आ रही कौन, आपतित किरण आ रही है, ठीक, और ये जो हमारी है बाहर निर्गत किरण है, और उसके भीतर जो हल्की सी लाइट दिख रही है वो आपका यहाँ पे क्या है, अपवर्तित किरण है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपतन कोण का मान चेंज करेंगे। आप देखो इस प्रकार से आपतन कोण का मान हम चेंज कर रहे हैं, तो आपतन कोण का मान जब चेंज करेंगे यहाँ पे, आप देखना, ठीक, तो आप जानते हो जो अपवर्तित किरण ये भी चेंज हो रही है, बाहर निर्गत वाली भी चेंज हो रही है, ठीक, अपने मार्ग से क्या बदल रही है। इस प्रकार से हम यहाँ पे बदलते गए ऐसे बदलते गए, ये ठीक। एक बात आप समझना, ये जो किरण आप देख रहे हो ये आपतित किरण कहलाएगी, अंदर जो हल्की सी दिख रही होगी ये अपवर्तित किरण कहलाएगी, और ये क्या कहलाएगी, निर्गत किरण। और जानते हो आपतित किरण और निर्गत किरण ये दोनों किरणें परस्पर समांतर होती हैं। देखो ये गुटका का हमारा बहुत पतला हो, इतना पतला हो कि उपेक्षणीय हो, तो आप यूं कह सकते हो कि आपतित और निर्गत को लगभग सीध में भी हम मान सकते हैं। क्यों, हम ये भी समझाएंगे। फिलहाल आप आगे देखना, गुटका हमारा बहुत पतला नहीं है, पर्याप्त चौड़ा है, मतलब चौड़ाई का तात्पर्य हम इसकी बात कर रहे हैं, ये पर्याप्त चौड़ा है। तो ऐसी कंडीशन में आप देखना, इसमें इस प्रकार से प्रकाश किरणों को हम डालते गए, तो ये प्रकाश किरणों को हमने डाला, ठीक, तो ये कौन सी, आपतित किरण। अंदर जो हल्की सी दिख रही होगी आपको ये अपवर्तित किरण, और ये क्या कहलाएगी, निर्गत किरण। और साथ ही साथ आप देखना, जो हमारी आपतित किरण है इसी के ठीक पैरेलल दिखाने के लिए अगर हम स्केल लगाएं ऐसे, अब देखो स्केल हमने कैसे लगाया, देखो स्केल हमने जो आपतित किरण है, आपतित किरण के अनुदिश हमने स्केल को सीधे इस पे रख दिया ऐसे। तो ऐसी कंडीशन में आप देख रहे हो यहाँ पे कि जो निर्गत किरण है, ठीक, वो ठीक स्केल पे नहीं आ रही, बल्कि उससे क्या डिस्प्लेस है। तो यहां से लेके यहां तक का ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हो, इसी को हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, या इसको हिंदी में क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन, और इसी का डेरिवेशन हम कराने चल रहे हैं। और फिर आपको समझाएं, ये अगर इसकी चौड़ाई ये अगर ये कम हो, जितनी कम होगी लेटरल डिस्प्लेसमेंट का मान क्या होगा, उतना ही कम होगा। ये और कम करो तो ये क्या और कम होगा, ये बहुत कम, ये उपेक्षणीय हो जाए तो ये भी आपका डिफरेंस उपेक्षणीय हो जाएगा। और ऐसी कंडीशन प्रकाश कण को अगर आप चाहो तो सीधे भी दिखा सकते हो, लेकिन कब, जब ये चौड़ाई प्रकाश का उपेक्षणीय हो। ये चौड़ाई जितनी बढ़ती जाएगी ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट आपका उतना ही बढ़ता जाएगा, और हम डेरिवेशन में इसी का फार्मूला निकलवाने चल रहे हैं। जो टॉपिक आपने पढ़ा इसी पे एक क्वेश्चन तुरंत आप देखो, किसी मेज के ऊपरी पृष्ठ पर जड़ी एक छोटी पिन को 50 सेंटीमीटर ऊंचाई से देखा जाता है। 15 सेंटीमीटर मोटे कांच के गुटके को मेज के पृष्ठ पर समांतर पिन व नेत्र के बीच में रखकर उसी बिंदु से देखने पर पिन अपने मूल स्थान से कितना ऊपर दिखाई देगा। और साथ ही साथ दिया हुआ कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक का मतलब क्या, वायु निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक Ng दैट इज इक्वल टू 1.5 है। कैसे सॉल्व किया जाए, पहले तो आप डायग्राम देखना, ये टेबल हो गई,
ठीक। और यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट ओ, मान लो मेज के ऊपर कोई पिन जड़ी हुई है, कोई कील जड़ी हुई है, ठीक है, और इसी को देखना है। हमने क्या किया, क्वेश्चन के अनुसार एक कांच का गुटका लिया और ऊपर से हम देख रहे हैं। तो पहले देखो प्रकाश किरणें कैसे निकलेंगी। अभी यही बात आपने जल के अंदर आपने देखा था, अब इसी को कांच में देखना। आप सुनो, आप जानते हो इससे प्रकाश किरण निकली सीधे ऐसे, और प्रकाश किरण सीधे निकल के ऊपर आपका निकल गई ऐसे, ये ऐसे, ठीक। और यहीं से प्रकाश किरण निकली, ये इधर आप देखना, जब यहां पहुंची माध्यम बदल रहा है, तो हमको यहाँ पे क्या अभिलंब की आवश्यकता होगी, तो यहाँ पे हमने अभिलंब ऐसे खींच लिया, ठीक। अब आप जानते हो माध्यम क्या, सघन, ये माध्यम विरल, सघन से विरल में जाएगी, प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हटेगी, प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हटी। आप जानते हो प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। अगर ये किरण आपको दिखाएं और आपसे पूछें, आप अनुमान लगाओगे कि किरण कहां से आ रही होगी, तो आप जानते हो स्ट्रेट लाइन स्केल रख के और सीधे ऐसे खींचोगे ऐसे, ये, ठीक। और आप बताओगे कि सर प्रकाश किरण यहां से आ रही है, इसका मतलब कि जो कील या जो पिन यहां पे है, जब आप देखोगे तो यहां पे दिखाई पड़ेगी, अपने मूल स्थान से क्या ऊपर उठ गई। तो क्वेश्चन पूछा कितना ऊपर उठेगी, मतलब हमको ओ आई का मान चाहिए। अब इसी के ठीक पहले आपने डेरिवेशन किया, ओ आई का फार्मूला आपने निकाला है। ओ आई बराबर क्या होता है, कैपिटल एच। कैपिटल एच का मतलब क्या हुआ कि जो भी आपका माध्यम है पारदर्शी, उसकी कुल ऊंचाई, और ब्रैकेट में 1 - 1/n, और जहां पे n क्या होगा, वायु के सापेक्ष जो भी माध्यम है, जल है तो जल का अपवर्तनांक, कांच है तो कांच का अपवर्तनांक, ठीक। तो आप यहां पे देखो h और ब्रैकेट में 1 - 1/Ang हो गया। Ang क्यों हो गया, क्योंकि आप जानते हो कांच है, ठीक। अच्छा, उसके बाद फिर देखना ओ आई दैट इज इक्वल टू कैपिटल एच, तो इसकी कुल ऊंचाई, क्वेश्चन में देखो इसकी ऊंचाई कितना दिया हुआ है आपका, 15 सेंटीमीटर मोटे कांच के गुटके, तो आप जानते हो कैपिटल एच का मान कितना, 15 सेंटीमीटर हो गया। फिर ब्रैकेट में 1 - 1/1.5 हो गया। ओ आई दैट इज इक्वल टू 15 cm, फिर यहाँ पे आओ 1.5 LCM हो गया, तो 1.5 - 1/1.5 हो गया। फिर आप देखो ये 15 cm यहाँ पे आ गया, और 1.5 में 1 जाएगा तो कितना, 0.5 हो जाएगा, अपान 1.5 हो जाएगा, और इसको आप यहाँ पे कैंसिल कर सकते हो, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, 5 या 15। आप आगे देखो, फिर 3 से 15 को आप यहाँ पे कैंसिल करो, तो आप जानते हो ये लो बराबर कितना, 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि कील जहां पर है, अगर इसको आप हटा दो तो यहीं पे दिखेगी, लेकिन इसको आप लगाओगे, मतलब कि इसको कांच के गुटके को लगा के तब ऊपर से अगर आप देखोगे तो कील यहाँ पे नहीं दिखेगी, बल्कि 5 सेंटीमीटर और ऊपर उठ के दिखेगी। आप देखो अपने मूल स्थान से 5 सेंटीमीटर ऊपर दिखेगा। अब आगे चलते हैं, अगली हेडिंग, पार्श्विक विस्थापन, लेटरल डिस्प्लेसमेंट जिसको कहते हैं। हमारे हाथ में एक कांच का गुटका है, ये, ठीक, आयताकार गुटका है, और अगर हम इस पर प्रकाश किरणों को डालें, जैसे आप देखना इसमें, यहां से प्रकाश किरणों को हमने ऐसे डाला, तो अब जानते हो प्रकाश किरण यहां पे आया, अंदर जाएगा, अंदर माध्यम क्या, सघन है, अभिलंब की ओर क्या, झुकेगी प्रकाश किरण, और जब यहां से निकलेगी तो इसका नीचे यहाँ पे क्या, वायु है, प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हटेगी। और आप ये भी जानते हो आपतित किरण और निर्गत किरण, ये दोनों किरणें परस्पर समांतर होंगी। इसी बात को डायग्राम के माध्यम से हम दिखा रहे हैं, आपको बेहतर समझ में आ जाए, हम डायग्राम काफी बड़ा करके दिखा रहे हैं। मतलब यूं कह सकते हैं, यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है, ए से लेके डी तक की दूरी, इसको हम क्या बोलेंगे, कांच के गुटके की चौड़ाई, और इसको हम किससे, स्मॉल टी से लिख रहे हैं। आप देखो यहाँ पे स्मॉल टी हमने दिखाया, ठीक। अभी प्रकाश किरण ऊपर से यहाँ पे आई, पी क्यू, देखो यहाँ तक माध्यम क्या था, वायु था, और जब यहाँ पे पहुंची आपतन बिंदु कहलाएगा, तो यहाँ पे हमने एक अभिलंब लिया, ठीक, ऐसे, ठीक, परपेंडिकुलर, और यहां से प्रकाश किरण फिर आपका देखो यहां से ऐसे देखो झुकी, ये ऐसे, ये, और जब यहां पहुंची तो यहां पे माध्यम फिर बदलेगा, क्योंकि आप जानते हो इसके बाद आपका जब यहां पे जाएगा तो आप जानते हो कांच से कहां पे गया, वायु में गया, और जब कांच से वायु में जाएगा तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा। अगर रास्ते में आपका कांच का गुटका इतना पड़ा होता तो आप जानते हो प्रकाश किरण यहां से लेके बिल्कुल सीधे अपने रास्ते पे यही तो जाती, लेकिन आप जानते हो जब प्रकाश किरण यहां पे आई, फिर यहां पे क्या, झुकी, और यहां से निकल के बाहर निकल गई। इसको हम क्या बोलेंगे, आपतित किरण, और इसको क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण, और इसको हम क्या बोलेंगे, निर्गत किरण, ठीक। और जानते हो निर्गत किरण और आपतित किरण दोनों किरणें परस्पर क्या होंगी, समांतर होंगी, और उसी को दिखाने के लिए हमने आपको डॉटेड लाइन करके बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ये जो आपतित किरण है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन इसे हमने करके यहाँ पे खींच दिया। आप देखो ये गैपिंग, ये गैपिंग, ये गैपिंग, ये गैपिंग बिल्कुल क्या बराबर है, मतलब आपतित किरण और निर्गत किरण दोनों परस्पर समांतर है। और ऐसी कंडीशन में यहां से लेके यहां तक की जो अवलंबित दूरी है, इसी को हम क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन, या इसी को हम कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, और अक्सर इसको स्मॉल डी से लिखते हैं। मतलब यहां से लेके यहां तक की दूरी ये दूरी स्मॉल डी कहलाएगी। इसी का हमको मान निकालना है, फार्मूला निकालना है, कैसे निकलेगा, देखो बहुत ही आसान। और जानकारी दें आपको, जानते हो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 पे साइन थीटा बराबर क्या होता है, थीटा, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 पे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 1, और लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 पे tan थीटा बराबर क्या होता है, थीटा। मैथ जो बच्चे लिए होंगे, मैथ में आपके सर मैथ में डेरिवेशन कराए होंगे,
फिलहाल यहाँ पे कैसे होता है इसकी आवश्यकता नहीं, आप इतना खाली समझो कि थीटा का मान अगर बहुत कम है, इतना कम कि बस अब जीरो की तब जीरो, ऐसी दशा में साइन थीटा बराबर क्या होगा थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होगा 1 और tan थीटा बराबर क्या होगा थीटा। क्योंकि आप जानते हो tan थीटा बराबर क्या साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक। और आप जानते हो चूंकि थीटा टेंड्स टू 0 पे साइन थीटा बराबर थीटा होता है और थीटा टेंड्स टू 0 पे कॉस थीटा बराबर 1 होता है, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इस आधार पे लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 पे tan थीटा बराबर क्या होगा थीटा होगा। हालांकि tan की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है, हमने साइन कॉस tan पूरा एक साथ आपको समझा दिया और इसलिए बोला कि मान लो बाय द वे कोई कोण अति अल्पतम हो और साइन थीटा में उसकी वैल्यू लिखी हो तो हटा के आप वहां बराबर थीटा लिख सकते हो। कोई वैल्यू अगर अति अल्पतम हो और cos थीटा में उसका मान लिखा हुआ है तो बराबर क्या हो जाएगा आपका उसी कोण के बराबर उसका मान हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में आप यहाँ पे देखना डायग्राम में, आप सुनो, जो गुटका उसका नाम हमने यहाँ पे ABCD उसका नाम दे दिया यहाँ पे, ठीक। प्रकाश किरण यहाँ से आई PQ, ठीक, ये अभिलंब हो गया यहाँ पे ऐसे, ये आपतन बिंदु कहलाएगा। प्रकाश किरण अभिलंब की ओर यहाँ पे क्या झुकी, आप देख रहे हो ये विरल ये सघन, ठीक, अभिलंब की ओर झुकी और जब यहाँ पहुंची यहाँ पे माध्यम फिर बदल रहा है तो यहाँ पे हमने फिर अभिलंब खींचा और यहाँ से प्रकाश किरण क्या हुई बाहर हुई और जब बाहर हुई तो अभिलंब से दूर हटी। और ऐसी कंडीशन में क्योंकि आप जानते हो ये दोनों किरणें परस्पर क्या समांतर होंगी, तो अगर ये कोण आई है तो निश्चित रूप से ये भी कोण क्या होगा आई होगा। आप जानते हो अगर प्रकाश कण को यहां से ऐसे हम डालें ऐसे तो प्रकाश कण यहां गई और यहां से घूम के फिर यहां पे जाएगी और यहां से घूम के फिर इधर निकलेगी। और उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से अगर हम प्रकाश कण को इधर से डालें ऐसे तो यहां पे आएगी और यहां से फिर यहां पे जाएगी और यहां से फिर इधर निकल जाएगी, जिसको कि हम इसके पहले के लेक्चर में हम बता चुके हैं। अब आप इस डायग्राम में ध्यान से देखना, त्रिभुज QNR में, अब आप पूछोगे QNR कहां है, आप देखना Q यहां पे, N ये जो अभिलंब था उसी को हमने आगे बढ़ा दिया और R, QNR में आप जानते हो ये I है ये R है, ठीक। अच्छा आप जानते हो यहाँ पे अगर ये R है तो निश्चित रूप से ये भी क्या होगा R होगा, ठीक, शीर्षाभिमुख कोण आप कह सकते हो। और आप जानते हो क्योंकि ये और ये परस्पर समांतर है तो अगर ये I है तो ये भी क्या होगा I होगा। तो त्रिभुज QNR समकोण त्रिभुज है ना, और समकोण त्रिभुज में ये कोण क्या R है। आप जानते हो कोण के सामने भुजा क्या होती है लंब होती है और ये क्या हो जाएगी आधार और तिरछी वाली क्या हो जाएगी कर्ण, ठीक। तो त्रिभुज QNR में आप देखना cos R बराबर, ये कोण R है ना cos R बराबर, तो आप जानते हो बराबर के आधार बटे कर्ण, और कोण के सामने भुजा लंब होती है तो लंब तो NR हो गया, आधार कौन हो गया आपका QN, तो आधार की जगह पे हमने QN लिख दिया। और कर्ण, तो कर्ण के नाम पे आपका यहाँ पे क्या QR हो गया, तो कर्ण की जगह पे आपका यहाँ पे क्या QR हो गया ये ऐसे, ठीक। QR को हम इधर ले आए साइड में, तो आप जानते हो QR बराबर क्या हो जाएगा QN अपान cos R, ठीक। और QN तो QN यही तो है ये और ये बराबर होगा और इसकी चौड़ाई कितनी है आपकी स्मॉल t आप माने हो, तो Q1 की जगह पे स्मॉल t हो गया, तो स्मॉल t बटे cos R बराबर समीकरण नंबर 1 हो गया, ठीक। अब हम दूसरा त्रिभुज पकड़ेंगे, त्रिभुज QRM, आप देखना QR और M आपका ये हमने क्या किया यहां से एक इस पे लंब गिरा दिया, क्योंकि आप जानते हो लंब क्यों गिराया, हमको पार्श्विक विस्थापन चाहिए, यही दूरी हमको चाहिए, ये दूरी हमको चाहिए जो कि शुरू से अंत तक सब जगह क्या बराबर होगी, तो हमने यहां से यहां पे क्या लंब गिरा दिया, यही हमारा पार्श्विक विस्थापन है और इसी के लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं कि इसका फार्मूला क्या होगा। आप जानते हो अच्छे तरीके से ये जो रेखा जा रही है यही तो सीधे ऐसे निकल के जा रही है, तो अगर ये कोण आई है तो निश्चित रूप से ये पूरा कोण क्या होगा आई, आप खुद देखना ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन सीधे जा रहा है और ऐसे आपका यहाँ पे क्या वर्टिकल एक लाइन खींच दी गई, तो अगर ये कोण यहाँ पे आई है तो निश्चित रूप से पूरा कोण कितना होगा आई, और जिसमें ये कोण कितना R है, ठीक, तो ये कोण कितना हो जाएगा I माइनस R, और जिसको हमने एक सिंबल दे दिया थीटा, मतलब आप यूं कह सकते हो थीटा बराबर क्या हो जाएगा I माइनस R के। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम आपसे पूछें कि इस ट्रायंगल में साइन थीटा का मान क्या होगा, समकोण त्रिभुज है ध्यान रखना QRM, और जिसमें ये कोण क्या होगा थीटा हमने माना सिंबल दे दिया, और ये कोण होगा कितना I माइनस R। एक बार आपको फिर समझाएं, आप देखो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रहा है, ये वर्टिकल है, तो अगर ये कोण I है, ठीक, तो निश्चित रूप से ये कोण क्या होगा I होगा, और ऐसी कंडीशन में ये कोण कितना R है तो ये कितना हो जाएगा I माइनस R, और I माइनस R को हमने एक सिंबल दे दिया थीटा, ठीक। तो इस समकोण त्रिभुज में मतलब कौन QRM समकोण त्रिभुज है, इसमें साइन थीटा बराबर, तो आप जानते हो कोण के सामने भुजा लंब होती है, ठीक, तो आप जानते हो QRM में साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब का नाम क्या हो गया RM, और कर्ण ये तिरछा वाला इसका नाम क्या हो गया QR हो गया, ठीक। तो ऐसी कंडीशन में RM बराबर, आप देखो RM यही तो है, यही तो पार्श्विक विस्थापन है, ठीक, तो RM बराबर क्या हो जाएगा QR को इधर शिफ्ट कर दो तो RM बराबर हो गया QR साइन थीटा। RM का मान निकलना है, जहां पे RM हमारा क्या यही पार्श्विक विस्थापन है। अच्छा उसके बाद क्या करें, देखो QR का मान समीकरण एक में हम निकाल चुके हैं कितना T अपान cos थीटा, तो QR का मान हम यहाँ पे रखने जा रहे हैं, तो जब QR का मान रखोगे यहाँ पे तो आप जानते हो RM बराबर,
आरएम जानते हो यही पार्श्विक विस्थापन है, ठीक, बराबर कितना क्यू आर साइन थीटा। तो क्यू आर का मान कितना टी अपान कॉस आर। अब देखो क्यू आर बराबर क्या टी अपान कॉस आर, और फिर साइन थीटा तो साइन थीटा हमने लिख दिया, और जहां पे थीटा का मान कितना आई माइनस आर, अभी आपने देखा। तो ऐसी कंडीशन में पार्श्विक विस्थापन जिसको हम स्मॉल डी से लिख रहे हैं, जो कि बराबर क्या आरएम के है, तो डी बराबर आरएम बराबर कितना टी साइन, और यहां पे आई माइनस आर अपान कॉस आर हो गया। ठीक, ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया, और पार्श्विक विस्थापन का मेन फार्मूला हमारा निकल आया। अब आप आगे देखना, अगर हम आपतन कोण स्मॉल आई और अपवर्तन कोण स्मॉल आर का मान अति अल्पतम माने, जैसा कि भी इसके पहले हमने शुरुआत में आपको बताया था, तो आप जानते हो आई माइनस आर का मान भी क्या होगा, अति अल्पतम होगा। भाई जब आई का मान अल्पतम है, आर का मान अल्पतम है, तो आई आर का डिफरेंस भी तो अति अल्पतम होगा। ठीक, तो लिमिट आई माइनस आर टेंड्स टू जीरो पे साइन आई माइनस आर बराबर क्या हो जाएगा, आई माइनस आर के, और लिमिट आर टेंड्स टू जीरो पे कॉस आर बराबर क्या हो जाएगा, 1। और इसी लिमिट की इस वैल्यूज को हम यहां पे रखेंगे, तो आप खुद देखना इसमें, तो डी बराबर आर एम बराबर टी और साइन आई माइनस आर। अभी आपने देखा अगर लिमिट आई माइनस आर टेंड्स टू जीरो हो तो साइन आई माइनस आर बराबर क्या होगा, आई माइनस आर। तो यहाँ पे आई माइनस आर हो गया अपान कॉस आर, और अभी आपने देखा कि अगर आर टेंड्स टू जीरो तो कॉस आर बराबर क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ पे 1 हो गया। इस प्रकार से आप देख रहे हो डी बराबर आर एम बराबर क्या निकला, ये टी है तो यहाँ पे टी हो गया, और यहाँ पे इसकी जगह पे आई माइनस आर हो गया, वो अपान इसकी जगह पे क्या 1 हो गया। 1 से डिवाइड करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे कितना निकला टी, और यहाँ पे आई माइनस आर निकला। ठीक, तो इस प्रकार से आप देख रहे हो पार्श्विक विस्थापन का एक दूसरा फार्मूला आपको मिल गया, डी बराबर आर एम बराबर टी और ब्रैकेट में आई माइनस आर, ये आपका दूसरा फार्मूला निकला। आई और आर के अति अल्पतम मानों के लिए वैज्ञानिक स्नेल का नियम अगर हम लगाएं तो आप जानते हो साइन आई बटे साइन आर बराबर ए एन जी, स्नेल का नियम है। ऐसी कंडीशन में आप जानते हो अगर आई टेंड्स टू जीरो तो साइन आई बराबर क्या होगा, आई, अगर आर टेंड्स टू जीरो तो साइन आर बराबर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो साइन आई की जगह पे आई हो गया और साइन आर की जगह पे आर हो गया, बराबर यहाँ पे क्या एन हो गया। ठीक, तो आप बताओ आर बराबर क्या हो जाएगा, आर को इधर ले जाओ, आई अपान एन हो गया। अब हम आर की वैल्यू को अगर चाहें तो इक्वेशन नंबर 3 जो भी हमने दिखाया था लास्ट में, हम उसमें रख सकते हैं। तो आप जानते हो डी बराबर कितना टी, और यहाँ पे ब्रैकेट में आई माइनस आर, यही तो आपका निकला था। ठीक, तो आर की जगह पे हमने आई अपान एन लिख दिया। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो यहाँ भी आई हमने कॉमन ले लिया, तो डी बराबर क्या हो गया, टी और आई, और 1 माइनस 1 अपान एन। इस प्रकार से आपने देखा यहाँ पे पार्श्विक विस्थापन का एक फार्मूला आपका और मिल गया। ठीक, तो पार्श्विक विस्थापन के 3 फार्मूले आपने देखे। मेन ओरिजिनल फार्मूला ये है, आई और आर का मान अगर आपका अति अल्पतम हो तो भी आपने लास्ट में देखा था, और अगर ऐसा फार्मूला आपको चाहिए जिसमें अपवर्तन कोण ना आवे, केवल आपतन कोण का मान दिया रहे, तो आप इसको लगा सकते हो। इस प्रकार से पार्श्विक विस्थापन पूरा आपने देखा। इसके बाद फिर आपको हम बताने जा रहे हैं क्रांतिक कोण के बारे में, क्रांतिक कोण क्या होता है और प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से क्या समझते हो। नेक्स्ट टॉपिक है क्रांतिक कोण तथा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्रिटिकल एंगल, ठीक है, एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बहुत आसान टॉपिक है, आप समझना। अगर कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो निश्चित रूप से अवलंब से क्या दूर हटती है। आप देखना ये जो लाइन खींची हुई है, मान लो 2 माध्यमों को अलग करने वाला कोई पृष्ठ है, ऊपर का माध्यम कांच या जल कुछ भी, कोई सघन माध्यम, और नीचे वायु विरल माध्यम। ठीक, जैसे हम लिख दें यहाँ पे, मान लो ऊपर यहाँ पे माध्यम क्या है, कांच, ठीक, और नीचे यहाँ पे क्या, वायु। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पर आओ, ऊपर का माध्यम सघन कांच, नीचे का वायु। आप यहाँ पे देखना ऊपर का माध्यम कांच और नीचे का वायु। और हमने क्या किया, कोई प्रकाश किरण यहां से डाला ऐसे, ये प्रकाश किरण आई, ये कोण कौन सा कोण, आपतन कोण कहलाएगा। ये बिंदु क्या, आपतन बिंदु कहलाएगा, और जो डॉटेड लाइन है क्या कहलाएगा, आपतन बिंदु पर अभिलंब, क्योंकि ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जो प्रकाश किरणें जाएंगी तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या होगा, ऐसे अभिलंब से दूर हटी। थोड़ी बहुत मात्रा में क्या परावर्तित भी होगी, लेकिन बहुत थोड़ी मात्रा में। जो परावर्तित होगी परावर्तन के नियम का पालन करेगी। अच्छा, अगर आपसे कहें, आप देखना ये कोण क्या, आपतन कोण आई, और ये कोण क्या कहलाएगा, अपवर्तन कोण स्मॉल आर। अगर आपसे कहें कि आपतन कोण आई का मान बढ़ाओ, मतलब यहां से प्रकाश कण को आप डाल रहे थे, प्रकाश कण इधर जा रही है, आप आपतन कोण के मान को बढ़ाओ, मतलब प्रकाश कण को यहां से मत डालो, इधर से डालो, आई का मान बढ़े। तो अगर ये इधर आएगा तो ये किधर जाएगा, इधर। ठीक, हम आपसे कहें आपतन कोण का मान थोड़ा और बढ़ाओ, तो आप जानते हो ये भी थोड़ा और उधर जाएगा, और आपतन कोण के मान को इतना बढ़ाओ कि ये जो किरण है ये इसके बिल्कुल ठीक समांतर हो जाए। मतलब आप जानते हो इसको आप इधर लाओ तो ये किधर जाएगा, इधर जाएगा। ठीक, और इसको इतना बढ़ाओ कि ये जो लाइन है, मतलब कौन सी किरण, अपवर्तित किरण, ये आपका दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के बिल्कुल ठीक समांतर हो जाए।
तो देखो इसकी तुलना में यहाँ पे आपतन कोण का मान अधिक है कि नहीं। तो हमने मान लो आपतन कोण का मान इतना बढ़ाया कि जो किरण हमारी यहां जा रही थी ये इधर डिस्प्लेस होके और ये हो गई, ये इधर जाने लगी। मतलब अपवर्तन कोण स्मॉल आर का मान बढ़ के कितना हो गया, 90 डिग्री। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में ये जो आई है आपतन कोण था, इसी को बराबर हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण। ये लो, अब अगर हम आपतन कोण के मान को और बढ़ाएं तो प्रकाश कण कहां, अब इसके ऊपर जाएगी, और जब ऊपर जाएगी तो जिस माध्यम से आई उसी माध्यम में तो चली गई, तो फिर प्रकाश का अपवर्तन नहीं बल्कि क्या कहलाएगा, प्रकाश का परावर्तन। इस डायग्राम में आप देखना आई का मान क्या और बढ़ाया गया, और जब आई का मान और बढ़ा तो प्रकाश कण कहां, ऊपर गई और ऊपर, और जब और ऊपर गई तो जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में गई, और जब उसी माध्यम में गई तो फिर प्रकाश के परावर्तन की घटना घटित होगी, और जितना आपतन कोण है, आप अंदाजो जितना ये कोण है उतना कोण बनाते हुए प्रकाश कण इधर क्या हो गई, परावर्तित हो गई। ठीक, ये आपका यहाँ पे क्या कहलाएगा, आपतित किरण, और ये क्या कहलाएगा, परावर्तित किरण। ठीक, और इसी घटना को आप क्या बोलते हो, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आप यूं कह सकते हो सघन माध्यम से विरल माध्यम में अपवर्तन के दौरान प्रकाश किरणें अविलंब से दूर हटती हैं। यदि हम आपतन कोण का मान बढ़ाएं तो निश्चित रूप से अपवर्तन कोण आर का मान बढ़ेगा, और आपतन कोण स्मॉल आई के एक विशेष मान पर अपवर्तन कोण स्मॉल आर का मान बढ़कर 90 डिग्री हो जाएगा। उस विशेष आपतन कोण को जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल कहते हैं। और अगर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से और अधिक बढ़ाएं तो फिर प्रकाश का वहां पे क्या परावर्तन शुरू हो जाता है, और इस घटना को आप क्या बोलते हो, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इस बात को समझाने के लिए थोड़ी देर के लिए हम अपने प्रैक्टिकल टेबल पे चलते हैं। प्रैक्टिकल टेबल पे देखो क्या क्या होता है, फिर वापस लौट के हम इस बोर्ड पे आएंगे और बोर्ड पे इसका डेरिवेशन, इसका फार्मूला आपको देंगे। तो चलते हैं अपने प्रैक्टिकल टेबल पे, और बेहतर समझाने के लिए अपने हम प्रैक्टिकल टेबल पे आ चुके हैं। देखो प्रकाश के अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्रांतिक कोण को बेहतर समझाने के लिए साथ में हमने लिया हुआ है एक आपका वृत्ताकार यहाँ पे डिस्क है, ट्रांसपेरेंट है, सेमी सर्कुलर आप यहाँ पे डिस्क कह सकते हो। ठीक है, और जानते हो ट्रांसपेरेंट है लेकिन 100% ट्रांसपेरेंट नहीं है। जानबूझ के हमने इसको 100% ट्रांसपेरेंट इसलिए नहीं लिया हुआ है कि अगर 100% ट्रांसपेरेंट ले लेंगे तो जो रे इसके अंदर से गुजरेगी उसके वे को आप नहीं देख पाओगे, इसके अंदर से किस रास्ते से गुजरा वो आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। तो ट्रांसपेरेंट है लेकिन 100% ट्रांसपेरेंट ये नहीं है। अब इसको हम यहाँ टेबल पे रखते हैं और टेबल पर रख के आपको समझाने जा रहे हैं कि देखो प्रकाश किरणों को हम डालेंगे। ठीक है, हम एंगल बदलते जाएंगे और एंगल बदलने के साथ साथ यहाँ पे देखना प्रकाश का पहले अपवर्तन होगा, फिर आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होगा। एंगल बदलने के साथ साथ प्रक्रिया आपकी होती रहेगी और क्रांतिक कोण भी आपको हम दिखाएंगे। इसको हमने सामने रखा हुआ है। अब देखना अलग अलग एंगल यहाँ पे बना हुआ है। आप देखना जैसे यहाँ पे देखो 0 डिग्री, यहाँ 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री, 75, 90। ठीक, या उसी प्रकार से फिर आपका यहाँ पे देखो 0 है, यहाँ पे क्या 15, 30, 45, 60, 75, 90। उसी प्रकार से मतलब यहाँ पे देखो 0 डिग्री है, 15, 30, 45, 60, 75, 90 करके इधर, और उसी प्रकार से 15, 30, 45, 60, 75 करके 90 इधर। और उसी प्रकार से यहाँ पर भी आप देखना 0 डिग्री, 15, 30, 45, 60, 75, 90। और उसी प्रकार से 0 बहुत 15, 30, 45, 60, 75, 90। अब देखना इसमें हम लाइट डालेंगे और जानते हो एंगल का मान चेंज करेंगे, और एंगल का मान चेंज करते रहेंगे। क्या क्या घटना घटित हो रही है उसको जरा आप ध्यान से देखना। हमारे पास ये लेजर लाइट है, इसको हमने यहाँ पे ऑन किया इस प्रकार से, और इस प्रकार से ऑन करके हम यहाँ पे ऐसे लाइट डाल रहे हैं। अपने सेमी सर्कुलर ब्लॉक को हमने यहाँ पे इस प्रकार सेट किया ऐसे, ये ऐसे बिल्कुल। ठीक, देखते रहो आप ये, और लाइट हमने लिया, लाइट को हमने ऑन किया ऐसे। अब लाइट यहाँ पे देखो और जो सोर्सेस से लाइट यहाँ पे पड़ रही है, जब वो पड़ती रहेंगी तो इसकी लाइट बहुत ही वीक आपको दिखाई पड़ेगी, हल्की सी रेडियस आपको दिख रही होगी। अपने लाइट को हम ऑफ कर रहे हैं, और ऑफ करने के बाद फिर हम समझाने चल रहे हैं कि देखो एंगल चेंज करने पे कैसे क्या क्या होता है। लाइट ऑफ। अब देखना अपने सेमी सर्कुलर जो हमारा डिस्क है उसको हमने यहाँ पे इस प्रकार सेट कर लिया ऐसे। ठीक, यहाँ पे 90 डिग्री अभी हमने आपको दिखाया था, और अपने लेजर लाइट को अगर यहाँ पे रख के और इस प्रकार से हम ऑन करते हैं, अब देखो ऐसे। ठीक, ऐसे तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो रे हमारी निकल के जा रही है ठीक परपेंडिकुलर इसके ऊपर क्या आपतित हो रही है, तो बिल्कुल सीधी निकल गई। क्यों, आप जानते हो आपतन कोण का मान कितना, 0, तो अपवर्तन कोण का मान भी क्या होगा, 0, बिना विचलित हुए बिल्कुल सीधी गुजर गई। अब यहाँ से हम इसको एंगल चेंज करेंगे, यानी आपतन कोण का मान यहाँ पे क्या हो रहा है, हम बदल रहे हैं, ऐसे ऐसे बदल रहे हैं। तो आप देखो इसके बदलने से ये भी आपका यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है। ठीक, अच्छा साथ ही साथ आप देखना इसको हम और यहाँ पे लेके आए, इस प्रकार से ऐसे लाते गए, ये भी आपका इधर चेंज होता गया। तो ये कौन सी आपतित किरण है और ये कौन सी अपवर्तित किरण है। और इसके अंदर से भी लाइट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हल्की सी लाइट आपको यहाँ पे दिख रही होगी, या भी लाइट कंप्लीटली आपका यहाँ पे ब्लॉक करके हम अंदर का भी आपको दिखा देंगे।
अच्छा, उसके बाद चलो फिर हम इधर लाते गए। अब देखना, यानी आपतन कोण का मान बदलते गए तो आप जानते हो अपवर्तन कोण का मान भी क्या बदलता गया। और एक बात आप ये भी देख रहे होगे यहाँ पे, जितना आपतन कोण है अपवर्तन कोण का मान उससे आप यहाँ पे क्या कुछ अधिक ही है, और होना भी चाहिए। आप जानते हो ये माध्यम विरल, ये माध्यम सघन, और सघन के बाद फिर यहाँ पे विरल हो रही है। ठीक, अच्छा, उस प्रकार से फिर यहाँ पे हम चेंज करते गए, और चेंज करते करते आप देखोगे भी अचानक यहाँ पे एक लाइट आपको दिखेगी। और यहाँ पे लाइट कब दिखेगी जानते हो? जब इस प्रकार चेंज करते गए तो आप देख रहे हो यहाँ पे जो अपवर्तित किरण है वो आपका इधर गई। हम इसको थोड़ा और खिसकाएंगे ऐसे, तो अपवर्तित किरण थोड़ा इधर और गई, और जानते हो जैसे ही अपवर्तित किरण इसके ठीक समांतर कह लो हो जाएगी, आप जानते हो अब प्रकाशकण का अपवर्तन फिर नहीं होगा, परावर्तन शुरू हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटित हो जाएगी। और उस समय जानते हो जितनी प्रकाशकण इसके ऊपर पड़ेगी सब के सब परावर्तित होगी, और ये जो किरण हल्की सी आपको दिख रही है ये काफी डार्क हो जाएगी। तो इस प्रकार इस प्रक्रिया को अब देखो हम यहाँ पे खिसकाते गए। अब देखो ये गायब हो गई। ठीक, गायब हो गई मतलब क्या, ये जो किरण आपकी थी बिल्कुल ठीक समांतर हो गई। अब ऐसी कंडीशन में जितनी प्रकाश किरण पड़ रही पूरी की पूरी आपकी इधर से निकल रही है, इसी घटना को आप क्या बोलते हो? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हो। और आप जानते हो जरा सा हमने इसको इधर खिसकाया फिर ये आपको दिखने लगी। ठीक, थोड़ा सा हमने इधर खिसकाया, अब ये देखो ये बिल्कुल ठीक इसके आपका यहाँ पे क्या समांतर हो गई। और ऐसी दशा में जानते हो जितना आपतन कोण का मान है इसी को हम क्रांतिक कोण कहते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं। ठीक, और उसके बाद हम चाहे जितना इधर लाएंगे, हम लाते गए। अब देखो ठीक, सारी की सारी किरणें यहाँ पे क्या परावर्तित हो रही हैं, अपवर्तन की घटना यहाँ पे क्या नहीं घटित हो रही है। जैसे एक बार फिर से आपको समझाते हैं, यहाँ पे हमने रखा आपतन कोण का मान क्या 0 है, हम लगातार आपतन कोण का मान बढ़ाते गए। ठीक, और बढ़ाया। ठीक, प्रकाशकण अपवर्तित है लेकिन कोई परावर्तित किरण आपको दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, हम इधर आपतन कोण का मान बढ़ाते गए तो आप जानते हो यहाँ पे ठीक अपवर्तन कोण का मान भी लगातार क्या हुआ, बढ़ता गया, और हमने बढ़ाया अपवर्तन कोण का मान और बढ़ा, और बढ़ाते जब इसको हम इतना बढ़ाए यहाँ पे कि ये जो किरण है ये किरण इसके बिल्कुल ठीक समांतर हो जाए, तो ऐसी दशा में जो आपका आपतन कोण का मान होगा वो क्या कहलाएगा, क्रांतिक कोण कहलाएगा। और उसके बाद अगर हम कोण के मान को बढ़ाते हैं तो फिर प्रकाश किरणें यहाँ पे क्या होंगी, परावर्तित हो जाएंगी, अपवर्तित नहीं होंगी, और इस घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख रहे हो ऐसे लाते गए, इस प्रकार से हमने ये किया। आप देखो यहाँ पे ठीक, और लगभग करीब पहुंच चुका है समांतर होने के लिए। बस ये जो रेड वाली किरण है आप यहाँ देखना, इसमें ये जो रेड वाली किरण है ये बस यहाँ पे आ जाए इस जगह पे ऐसे। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में आप देखना ये ऐसे, ये यहाँ पे जैसे आपका देखो यहाँ पे आई, ठीक, ये आपका एकदम डार्क हो गया, मतलब अब प्रकाश कण आपका जो इसके ऊपर आपतित हुई वो पूरी की पूरी यहाँ पे परावर्तित हो गई। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी आप कह सकते हो। और साथ ही साथ आप यहाँ पे देखना इस कोण को क्या कहोगे आप, क्रांतिक कोण। आप यूं कह सकते हो जिस विशेष आपतन कोण पर अपवर्तन कोण, आप जानते हो ये आपका जो अपवर्तित किरण थी सीधे यहां पे आ गई ना, अपवर्तन कोण का मान कितना 90 डिग्री हो गया, उस विशेष आपतन कोण को आप क्या कहते हो, क्रांतिक कोण कहते हो। इस समय इस कोण को आप क्रांतिक कोण कहोगे, और इससे जब अधिक आप कोण के मान को बढ़ाओगे इस प्रकार से, ठीक, तो प्रकाश किरणों का केवल आंतरिक परावर्तन ही होगा। और जानते हो ये परावर्तन के नियम का पालन भी कर रही है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। हमने आपतन कोण का मान बढ़ाया, परावर्तन कोण का मान बढ़ गया, हमने आपतन कोण का मान और बढ़ाया, परावर्तन कोण का मान बढ़ गया, हमने आपतन कोण का मान घटाया, परावर्तन कोण का मान घट गया, हमने इसको और यहाँ पे घटाया और यहाँ पे घट गया। इस प्रकार से आपने देखा प्रकाश का अपवर्तन भी देखा, क्रांतिक कोण भी देखा, और प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी देखा। वीडियो कैसी लगी, अगर आपको पसंद आई होगी कमेंट में जरूर लिखना। अब आगे चलते हैं, प्रैक्टिकल टेबल पे अभी आपने देखा, फिर वापस लौटते हैं अपने बोर्ड पे। आपको क्रांतिक कोण का क्या फार्मूला चाहिए, कैसे इसका मान निकालेंगे, क्रिटिकल एंगल का मान। तो आप देख रहे हो यहीं पे, तो इसी को तो आप कहते हो क्रांतिक कोण। आप यूं कह सकते हो वह विशेष आपतन कोण जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। लेकिन कब, जब प्रकाशकण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो। तो ऐसी कंडीशन में इस डायग्राम को अगर पकड़ें, सेल के नियम के आधार पर अगर आपसे बात करें, तो आप जानते हो साइन आई अपान साइन आर बराबर क्या, 1n2। आप बोलोगे 1n2 तो आपने नहीं लिखा है, तो आप खुद देखना। पहला माध्यम हमारा क्या, कांच है जिसको आप क्या बोलते हो, ग्लास, और दूसरा माध्यम का वायु है जिसको आप क्या बोलते हो, एयर। तो हमने यहाँ पे क्या, जीएनए लिखा। आप पूछोगे यहाँ पे एनजी क्यों नहीं लिखा, हमने इसलिए नहीं लिखा यहाँ पे क्योंकि आप देखो प्रकाश कण कहाँ, वायु से कांच में नहीं जा रही बल्कि कांच से वायु में जा रही है, इसलिए हमको मजबूरन यहाँ पे जीएनए लिखना पड़ा। जिस माध्यम से आ रही है वो पहले उसके सापेक्ष, और जिस माध्यम में जा रही है उसका अपवर्तनांक। तो यहाँ पे क्या, जीएनए लिखा गया बराबर साइन आई अपान साइन आर। ये विशेष आपतन कोण जिसको हम किससे लिखते हैं, सी से लिखते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण। तो आई की जगह पे क्या, सी हो गया, और आर की जगह पे क्या हो गया, 90 डिग्री। ये लो, ठीक। तो आप यूं कह सकते हो बराबर साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, और ऊपर कितना, साइन सी। तो इस आधार पे आप कह सकते हो जीएनए दैट इज इक्वल टू साइन सी। ये लाइन आपने देखा, ये
आप जानते हो GNA यहाँ पे साइन सी और नीचे साइन 90 की वैल्यू कितनी 1 हो गई, तो आप जानते हो GNA बराबर क्या यहाँ पे साइन सी। अच्छा, और आप जानते हो GNA बराबर क्या होता है 1/Ng बराबर कितना साइन सी हो गया। तो इस आधार पे आप कह सकते हो साइन सी दैट इज इक्वल टू 1/Ang। और आप जानते हो वायु या निर्वात के सापेक्ष किसी भी माध्यम के अपवर्तनांक को उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, तो बराबर चाहो तो 1/Ng भी लिख सकते हो। या इसी को उलट के Ang बराबर क्या हो जाएगा Ng या बराबर कितना 1/sin c। सीधी सी बात, अगर आपको वायु के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक मालूम है तो क्रांतिक कोण का मान आप निकाल सकते हो, या क्रांतिक कोण का मान मालूम है तो उस माध्यम का अपवर्तनांक आप ज्ञात कर सकते हो, और इन दोनों को ज्ञात करने के लिए यही लाइन आपके काम आएगी। आपको बताएं, अगर प्रकाश किरण कांच से वायु में जा रही है तो क्रांतिक कोण का मान लगभग 41 डिग्री 49 मिनट के आसपास होता है, और अगर प्रकाश किरण जल से वायु में जा रही है तो क्रांतिक कोण का मान और ज्यादा होता है, लगभग 48 डिग्री 39 मिनट के आसपास होता है। और साथ ही साथ आप समझना है इसमें, आप जानते हो माध्यम का अपवर्तनांक लाल रंग के लिए सबसे कम होता है, तो निश्चित रूप से क्रांतिक कोण का मान लाल रंग के लिए क्या होगा सबसे अधिक होगा, और माध्यम का अपवर्तनांक बैगनी रंग के लिए सबसे अधिक होता है, तो निश्चित रूप से बैगनी रंग के लिए क्या होगा क्रांतिक कोण का मान सबसे कम होगा। देखो वही हमने लिखा है यहां पे, क्योंकि माध्यम का अपवर्तनांक लाल रंग के लिए सबसे कम होता है, न्यूनतम होता है, और बैगनी रंग के लिए क्या अधिकतम होता है, तो अतः क्रांतिक कोण का मान लाल रंग के लिए क्या होगा अधिकतम होगा, ठीक है, और बैगनी रंग के लिए क्या होगा न्यूनतम होगा। सीधी सी बात, अब हम कहां से बोल रहे हैं, हम यहां से बोल रहे हैं। यन का मान जिसके लिए ज्यादा होगा उसके लिए क्रांतिक कोण का मान क्या होगा कम होगा, और यन का मान जिसके लिए कम होगा उसके लिए क्रांतिक कोण का मान क्या होगा अधिक होगा। इस प्रकार से हमने क्रांतिक कोण देखा। और आप ये भी जानते हो कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जो प्रकाश किरणें जाएंगी और आपतन कोण का मान अगर क्रांतिक कोण के मान से अधिक होगा तो फिर प्रकाश किरणें वापस उसी माध्यम में लौट जाएंगी, और जब लौट जाएंगी तो प्रकाश का परावर्तन होगा, और जब परावर्तन होगा परावर्तन के नियम का पालन किया जाएगा, प्रकाश किरणें परावर्तित होंगी। और जानते हो इससे जुड़ी अपने दैनिक जीवन तमाम घटनाएं आपको मिलेंगी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। देखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपको बताएं, ये जल में किसी परखंडी को अगर डालो, ऊपर से अगर आप देखो तो अक्सर चमकता है। क्यों चमकता है उसका कारण आप देखना। आप जानते हो बर्तन लिया, बर्तन में पानी भरा हुआ है, ट्रांसपेरेंट होता है, एक टेस्ट ट्यूब हमने डाल दिया, परखंडी डाल दिया, ठीक है। अगर प्रकाश किरणें इधर से आई, आप देखना ये लो, ठीक, तो प्रकाश किरणें जब यहां पे आएंगी, ये माध्यम विरल, ये माध्यम सघन, विरल से सघन में गई, अब लंब की ओर झुकी और कुछ झुकी आपका, फिर इसके ऊपर पड़ी, और जब इसके ऊपर पड़ी आप देखना इसमें, तो आप जानते हो ये क्या सघन और परखंडी क्या खाली है, अंदर क्या हवा भरी है, तो आप जानते हो सघन से विरल में जाएगा, और सघन से विरल में गया, और ऐसी दशा में अगर कहीं यहां पे आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो गया तो प्रकाश किरणें अंदर नहीं जाएंगी, बल्कि उनका क्या होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, और सारी प्रकाश किरणें या मैक्सिमम प्रकाश किरणें इधर निकल जाएंगी। जब इधर से आप देखोगे तो ये हिस्सा आपको चमकदार दिखाई देगा। और जानते हो अगर इसके अंदर पानी भर दें, यही पानी जो बाहर भरा है, यही वाटर हम अंदर भर दें, तो फिर ये चमक गायब भी हो जाएगी, क्योंकि आप जानते हो तब फिर सघन से आपका विरल में नहीं जाएगा, जिस माध्यम से आया था उसी माध्यम अंदर घुस गया एक प्रकार से, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आपका चमक गायब हो जाएगी। तो आपने देखा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एक एग्जांपल आपने यहां पे देखा। लेकिन आपको फिर समझाएं, अगर यहां पे आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हुआ तो ही यहां पे चमकेगा। हम ये नहीं करें हर जगह चमकेगा। आप यहां से देखते हुए थोड़ा सा अपने नेत्र को दाएं बाएं खिसकाओ, तो जिस स्थान पे ऐसा होगा कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो गया, उस स्थान पे चमकेगा, अदरवाइज आपका फिर नहीं चमकेगा। आप देखोगे यहां पे एक एग्जांपल ये हो गया। और आपको बताएं, मरीचिका आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना तो हम आपको समझाने जा रहे हैं। पहले आपको मैटर समझाते हैं, फिर आगे आपसे हम डिस्कशन करेंगे। आप देखना, रेगिस्तान में मरीचिका और ठंडे देशों में मरीचिका क्या होती है, पहले आप यहां पे थ्योरीज की समझो, फिर आपसे हम बात करते हैं। आप देखना, आपने तो रेगिस्तान में क्या काफी गर्म होता है, रेत होती है, रेत गर्म हुई, गर्म वायु आपका वहां पे क्या ऊपर उठी, तो जब गर्म वायु ऊपर उठेगी तो निश्चित रूप से नीचे वायु जो होगी वो विरल होगी, और जैसे से ऊपर चलोगे वायु क्या होगी सघन होगी। अब जब तो नीचे रेत ही रेत तो है, तो रेत ने क्या किया सूर्य से उष्मा को एब्जॉर्ब किया, काफी गर्म है दिन के समय, और जब गर्म है तो यहाँ की वायु क्या ऊपर उठी, एयर मॉलिक्यूल्स क्या दूर दूर गए, और जब दूर गए कहाँ ऊपर ही तो जाएंगे, और वायुमंडल छोड़कर तो बाहर जाएंगे नहीं वहां पे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, रेगिस्तान में क्या होता है, गर्मी के मौसम में दिन के समय नीचे की वायु क्या विरल होगी और ऊपर की वायु क्या होगी सघन होगी। तो ऐसी दशा में मान लो कहीं भूले भटके कोई पेड़ दिखा, कोई वस्तु दिखी ऊंची सी दिखी, और आप वहां पे फंस गए, वहां पे आप हो, तो जानते हो प्रकाश किरणें यहां से निकली तो ऊपर वायु क्या सघन है और नीचे वायु क्या विरल है, और सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश किरणें जाती हैं तो अविलंब से दूर हटती हैं। तो आप देखते चलो, जैसे यहां पहुंची तो यहां पे अविलंब ये हुआ, अविलंब से दूर हटी,
यहां पहुंची तो आप जानते हो यहां पे अविलंब ये हुआ, अविलंब से दूर हटी। क्यों दूर हटी? आप जानते हो इसकी तुलना में ये क्या विरल, इसकी तुलना में ये विरल, इसकी तुलना में ये विरल, इसकी तुलना में ये विरल। ठीक उसी प्रकार से यहां प्रकाश किरण पहुंची, तो जब यहां पहुंची तो आप जानते हो सघन से कहां, विरल में गई। अब देखो विरल के लिए हमने यहाँ पे क्या दूर दूर आपका यहाँ पे लाइन खींची, आपका एक प्रकार से क्या एयर की लेयर से मान लो आप यहाँ पे, ठीक है, हमने दिखाया। तो आप जानते हो यहाँ पे क्या फिर दूर हटी, और जब यहां पहुंची इस जगह पे, तो मान लो जब यहां पहुंची तो मान लो कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो गया, और जब अधिक हो गया तो फिर आप जानते हो प्रकाश किरणों का अब यहाँ पे क्या अपवर्तन नहीं होगा बल्कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। अब प्रकाश किरणें इधर जाएंगी, और जब इधर गई फिर यहां गई, सीधे आपके नेत्र पर घुसी। तो आपके नेत्र पर जब प्रकाश किरणें गई ऐसे, तो आप तो नियम लगाओगे कि सर प्रकाश तो सीधी रेखा में चलता है, तो खाली इतनी किरण को मान के बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में सीधे करते हुए आप यहां पे आए, और इसका बॉटम पॉइंट यहां पे है। इसका मतलब कि वास्तव में पेड़ या जो भी वस्तु है ऊंची यहां पर है, वो आपका उसका प्रतिबिंब कहां, नीचे दिखाई पड़ेगा। रेगिस्तान में, गर्मी के मौसम में ऐसा अक्सर प्रतीत होता है। गर्मी के मौसम में, मई जून के महीने में, अगर आपने सड़क पे गाड़ी चलाई होगी लॉन्ग रूट पे, तो अक्सर दिखाई पड़ता है कि दूर सड़क तो गीली है, सड़क पे तो पानी पड़ा हुआ है, लेकिन जब पास से पहुंचते हो वहां पे कुछ नहीं लगता, वहां पे सड़क पे पानी वानी नहीं होता है। वो यही कारण आपका होता है। इसी प्रकार ठंडे देशों में क्या, नीचे सघन और ऊपर विरल होगा। भाई ठंडक है ना, ठीक, तो नीचे की वायु क्या है, जैसे मान लो बर्फ जमी, ये सब आपका हमने क्या बर्फ के टुकड़ों को दिखाया है। तो नीचे आपका ठंडा काफी है, और जब ठंडा काफी है तो एयर मॉलिक्यूल्स का बहुत पास पास होंगे, और जैसे से ऊपर उठोगे एयर मॉलिक्यूल्स का दूर हटते जाएंगे। मतलब आप यूं कह सकते हो कि ठंडे देशों प्रदेशों में क्या होगा, जहां पे आपका बर्फ जमी है, ठीक है, तो नीचे की वायु क्या सघन होगी, और जैसे से ऊपर चलोगे वायु वहां पे क्या विरल होती जाएगी। मान लो कोई नदी है, बर्फ के टुकड़े यहां पे जमे हैं, उसी नदी में आप भी आराम फरमा रहे हो, ऐसे करने गए हो, आप देखना। तो यहां पे मान लो नदी में कोई चीज है, नाव है, कुछ भी है, ठीक, तो यहां से प्रकाश किरणें निकली, प्रकाश किरणें तो हर तरफ जाएंगी। अच्छा, जब यहां से प्रकाश किरणें निकली तो नीचे सघन ऊपर विरल है, तो आप देखो जैसे यहां से चली तो नीचे सघन ऊपर विरल, तो अवलंब से दूर हटी, फिर यहां पहुंची, नीचे सघन ऊपर विरल, अवलंब से दूर हटी, फिर यहां पहुंची। तो मान लो यहां पहुंचने पे मान लो ऐसा हुआ कि आपतन कोण का मान, ठीक है, क्रांतिक कोण के मान से, सी के मान से भी क्या हुआ, अधिक हो गया। तो अगर आपतन कोण का मान यहाँ पे क्रांतिक कोण से अधिक हो गया तो अब और ऊपर अपवर्तन नहीं होगा, यहीं से प्रकाश किरणों का पूर्ण आंतरिक परावर्तन शुरू हो जाएगा। सारी की सारी प्रकाश किरणें यहाँ से क्या परावर्तित होंगी, और जब परावर्तित हुई और जब इधर पहुंचेंगी तो आप जो तो विरल से सघन में आ रही हैं, तो विरल से सघन में आएगी, अवलंब की ओर झुकेंगी, अवलंब की ओर झुकती गई, और यही किरणें जब आपके नेत्र पर पहुंची, तो जब नेत्र पर पहुंचेंगी तो आप तो नियम लगाओगे कि प्रकाश तो सीधी रेखा में चलता है। तो इस प्रकार से सीधी रेखा में चलाते चलाते आपका यहाँ पे आप इस जगह पे इसका आभास करोगे। आप जानते हो वास्तव में नाव या नदी के अंदर जो भी, झील के अंदर जो भी वस्तु यहां पे है वो आपको ऊपर वहां पे दिखाई पड़ेगी आसमान में। तो ये जो घटना आपने देखी, इसको भी मरीचिका कहते हैं और इसको भी मरीचिका कहते हैं, लेकिन बस थोड़ा सा नाम अलग अलग है। रेगिस्तान में मरीचिका को इंग्लिश में बोलते हैं मिराज, मिराज विमान का नाम सुना होगा। और उसी प्रकार से इसको ठंडे देशों में जो मरीचिका हमको दिखाई पड़ती है इसको हम कहते हैं लूमिंग। हिंदी में दोनों का आपका नाम सेम है, इसको भी मरीचिका और इसको भी मरीचिका कहते हैं। देखो ये वर्ड आपने आज पहली बार नहीं सुना होगा, मृग मरीचिका नाम सुना होगा, सोने का हिरण कहां सुना, क्या है, कमेंट में आप हमको बताना, हम वेट करेंगे। आप सोने के हिरण का तात्पर्य क्या, देखने में सोने जैसा है लेकिन वो सोने का हिरण है नहीं, सोने जैसा प्रतीत होता है, केवल आपको आभास कराता है, वर्चुअल है, धोखा देता है। ये भी तो धोखा ही देना हुआ। आप यहां पे देख रहे हो, आपको पेड़ है या जो भी ऊंची वस्तु यहां दिख रही है, जबकि सच्चाई में क्या यहां पर है। या उसी प्रकार से नाव या जो भी सामान है, सच्चाई है कि यहां पर है लेकिन दिख कहां रहा है, यहां ऊपर आसमान में दिख रहा है। तो ये भी आपने देखा, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना की व्याख्या हमने करी, और व्याख्या के साथ ही साथ कुछ हमने एग्जांपल्स आपको दिए। नेक्स्ट लेक्चर में हमारी आपकी मुलाकात होगी, जिसमें हम आपको बताएंगे ऑप्टिकल फाइबर के बारे में, जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, नेट का इस्तेमाल करते हैं। नेट को इस्तेमाल करने का एक आपका माध्यम यह भी है, ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से इस्तेमाल किया जाए। ठीक, हम लेक्चर्स को अपलोड करते हैं ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से। आप हमारे लेक्चर्स को आप देखते हो ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से। ऑप्टिकल फाइबर जिसको प्रकाशिक तंतु कहते हैं, वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है, कैसे काम करता है, ये समझाएंगे। और साथ ही साथ गोली अवतल पृष्ठ द्वारा प्रकाश के अपवर्तन को समझाएंगे, न्यूमेरिकल लगवाएंगे आपको। और हमारे ऑप्टिक्स के सीरीज के जितने भी लेक्चर्स हैं, अगर सारे लेक्चर्स को अगर आप देख लेते हो, आप किसी भी कंपटीशन में आप बैठते हो, चाहे मेडिकल लाइन का कंपटीशन हो, चाहे इंजीनियरिंग लाइन का कंपटीशन हो, आप निश्चित रूप से क्वेश्चन को सॉल्व करके ही आओगे, आप छोड़ के नहीं आओगे। दैट्स ऑल, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अपने अगले सीरीज लेक्चर 6 में।